गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। मैं फिर से कहानी मजबूरी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान देना मेरे बच्चों। पिछली बार मैंने नर्मदा और बूढ़ी अम्मा के बीच की बातों को मैं एक्सप्लेन किया था। आज वहाँ से आगे की कहानी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, नर्मदा कहती है जोड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में तुम सनी बैठी हो अम्मा, बेटे बहू आ रहे हैं, ऐसा कोई नया काम नहीं हो रहा है। सभी के बेटे अपने घर में आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए, खटिया पर लेटा दिया। नर्मदा की बातों का बूढ़ी अम्मा के हृदय पर चोट पहुंचा। नर्मदा की बातों से बूढ़ी अम्मा बहुत दुखित हुई, क्योंकि उसे ये बात कतई पसंद नहीं थी कि नर्मदा हो या कोई और उसके बेटे की शिकायत करे। भले ही उसका बेटा 3 साल पर आता था, लेकिन बेटा था, आता तो था। माँ की नज़र में, बूढ़ी अम्मा की नज़र में रामेश्वर में कोई गलती नहीं थी। वो मजबूरी थी उसकी। हर साल उसकी छुट्टी नहीं मिल पाती थी, उसकी छुट्टी नहीं हो पाती थी, इसीलिए माँ से मिलने नहीं आता था। और नर्मदा की नज़र में था कि यदि वास्तव में बेटा अच्छा था, माँ को याद करता था, तो वो 3 साल बाद में आकर साल में कम से कम एक बार मिलने अवश्य। मेरे बच्चों, यहाँ तू भी ऐसी बात करती है नर्मदा, 3 वर्ष बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लिपूं। ये होता है माँ के दिल की खुशी। 3 वर्ष बाद आ रहा है, नर्मदा करिए अम्मा, आपका बेटा 3 वर्ष बाद आ रहा है। मैं तो यही कहूँगी कि उसमें कोई मोह माया नहीं है, आपसे वो प्यार नहीं करता, इसीलिए वो 3 साल तक घर का मुँह नहीं देखता। तुम यूँ ही मरी जाती हो उसके पीछे। तुम जितना अपने बेटे के लिए मरती हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए उतना नहीं मरता। देख नर्मदा, बुढ़िया मत कर, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत करना, वार्निंग है, मत करना। यह तो मैं जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रखकर उसके दिन कैसे बीतते हैं, पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता, बता दिए कि यदि मैं लाखों की मालकिन होती, क्या मैं अपने बेटे को दूर शहर मुंबई नौकरी करने के लिए भेजती? नहीं, उसकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। तो बेटे को नौकरी करने प्रदेश क्यों भेजती? उसके कुछ क्षण पहले पलटते चेहरे पर मायूसी छा। बुढ़ी अम्मा ने कहने का तो कह दिया, लेकिन उसके दिल के कोने में ये बात थी कि वास्तव में उसका बेटा उससे प्यार करता है, तो जरूर 1 वर्ष बाद मिलने आता। कह दी, लेकिन उदास हो गई। उसकी आंखें अनायास नम हो गई और रोने लगी। नर्मदा यहाँ वर्षों से काम करती है। अब नर्मदा के बारे में जानो मेरे बच्चों। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे को प्रसंग को लेकर जब तक उसका दिल दुखा दिया। नर्मदा सच बोलने वाली थी। वह बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। नौकरानी नर्मदा बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभार रामेश्वर को लेकर नर्मदा और बूढ़ी अम्मा में नोकझोंक हो जाती थी। नर्मदा का विचार था कि रामेश्वर अपनी माँ से बहुत कम प्यार करता है, इसीलिए हर साल न आकर 3 साल बाद आता है। मेरे बच्चों, इसी बात पर नोकझोंक हो जाया करती थी दोनों के बीच में। कुछ और खरी खोटी सुनने का उसका मन हो रहा, सुनाने का मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई, क्योंकि बेटा नर्मदा और सुनाना चाहती थी बूढ़ी अम्मा को, लेकिन चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती न जाने क्या सोचती रही, बोली एक भी शब्द नहीं। जब वो जाने लगी तो न चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कल जल्दी दूध आए।
कहानी में समरी में सुनाया हो मेरे बच्चों। जब शाम के समय नर्मदा घर से काम समाप्त कर जाने लगी, बुढ़ी अम्मा ने कहा, नर्मदा रास्ते में जाते समय ग्वाले से कह देना कि कल से कुछ अधिक दूध लाया करे। क्यों? क्योंकि घर में बच्चा आ रहा है, बेटू, उसको पीने के लिए दूध चाहिए। दूसरी बात नर्मदा के लिए थी, नर्मदा कल से तू अपने कपड़े भी लेते आना, क्योंकि घर में काम बढ़ेगा और तुम्हें रात को भी घर में रुकना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, नर्मदा देखो, पैसे की चिंता मत करना, जो अतिरिक्त काम करोगी मेरे घर में रहोगी उसके मैं पैसे दे दूंगी, ताकि नर्मदा को रुकने में कोई गुरज न हो, कोई परहेज न हो। मेरे बच्चों, जल्दी कल वाले से कहना कि जल्दी दूध दे जाए और आज से दूध भी अधिक लगेगा। बच्चे वाले के घर में दूध पुराई होना चाहिए और जब तक वे लोग यहाँ रहना चाहें, यहाँ रहें, तब तक नर्मदा तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं, काम निकल ही आए। 5 प्राणी, जैसे बुढ़िया माँ, डॉक्टर साहब जो औषधालय में बुढ़िया माँ के पति वहाँ रहते थे, 2, रामेश्वर 3, रामा 4, बेटू 5 प्राणी रहेंगे तो कोई ना कोई काम निकल जाएगा। इसलिए नर्मदा तू घर में ही रहना। फिर बच्चे का साथ रहेगा, देने लेने की चिंता मत करना, अर्थात पेमेंट की चिंता मत करना, मैं बढ़ा कर दे दूंगी। मैं रामेश्वर को 1 कहूँगी तो तुम्हें वो 5 देगा। कुछ तो गठिया का दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया था। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रही। जब नर्मदा चली गई मेरे बच्चों, बूढ़ी अम्मा खाट पर लेटी लेटी वह पुरानी यादों में खो गई, कैसे अपने रामेश्वर का पालन पोषण की थी। रामेश्वर आज मुझे उतना प्यार नहीं करता। 1 साल में उसे नर्मदा की बातों में सच्चाई दिखी। नर्मदा ने जो कहा, अम्मा को लगा कि उसने सच कहा, क्योंकि वास्तव में वो तो हमेशा बेटे को देखने के लिए ललायत रहती थी, किंतु बेटा माँ को देखने के लिए ललायत नहीं रहता था। वह 1 साल में नहीं बल्कि 3 साल बाद आया करता था। अब भूली बिसरी कैसे बेटू को खिलाएगी, लोरी गाएगी, वही वो सोचती रही। धीरे धीरे रात के अंधकार में उसके मन की मायूसी में डूब गई और भोर होने से पहले उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया। रात बीती, सुबह हुई। उसी दिन रामेश्वर को आना था। बूढ़ी अम्मा के दिल से सारा दर्द, सारा दुख, सब कुछ गायब हो गया। उठी, बेटे के आने की खुशी में कई एक काम निपटा लिया। जैसे दूध आ गया था, बूढ़ी अम्मा ने दूध को गर्म कर दिया, तुरंत सब्जी काट दी ताकि बेटा आएगा तो तुरंत खाना बनेगा, वो खा लेगा। पानी गर्म करके रख दी कि अब बेटा आएगा तुरंत गर्म, सर्दी का मौसम था, नहा लेगा, उससे अधिक बातें करने का अवसर मिलेगा। अब बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम के ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो सब घर पहुंच गए। एक छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रखी दूँ, फिर इन दोनों को भी चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा क्या कहेंगे। तो दूसरा चूल्हा भी उसने जला दिया, नहाने को उन्होंने पानी भी गर्म कर दिया। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी में सब्जी काट दूँ, काट भी दी। नहीं तो उधर
आएंगे इधर, मैं चूल्हे को लेकर बैठ जाऊंगा। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, आफ्टर 3 years मेरा बेटा आ रहा है। घड़ी तो घड़ी उसके पास उससे बात नहीं करूंगी तो कब करूंगी? इनका क्या, वे तो अपने राजी खुशी पूछकर और श्रद्धालय चले जाएंगे अपने पति के बने। मेरे पति क्या है, आएंगे बेटा ठीक ठाक हो ना, हाँ, तो उसके बाद अपने दवाखाने में चले जाएंगे। वो तो आगे कुछ नहीं पूछेंगे। मेरे बच्चों, तरकारी भी कट गई, अब क्या करें? तरकारी में सब्जी। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल महसूस न हो। समय जैसे बीत ही नहीं रहा था, तभी दूर कहीं घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई दी और घुघरुओं की आवाज़ सुनाई दी। मेरे बच्चों, तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। उसी में से रामेश्वर, रमा और बेटू उतरे। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर को गोद से उन्हें झटपट बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उच्चके के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही है। तुरंत अपने बेटे के हाथों से अपने पुत्र को छीना। अब अचानक छीना, बच्चा तो दादी को पहचान नहीं पाया, बुढ़िया माँ को। रोने लगा बेटू और कसकर सीने से चिपटा लिया। चरण छूते रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। बेटू रमा के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकाने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी बहू लो बेटू को, अभी मुझे पहचानता नहीं, 1-2 दिन में पहचान जाएगा तो मेरे पास रहने लगेगा। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया, मेहमान नहा लिए, रमा रामेश्वर स्नान कर लिए, दूध गर्म था ही, चाय बनी, सबने चाय पिया। तरकारी में सब्जी कट गई थी। अब वहाँ देखो बातें होने लगी। खाना खाने से पहले चाय पी लिए थे, फ्रेश हो लिए थे, बातें होने लगी। किन के बीच में? रामेश्वर, रामा और बुढ़िया माँ के बीच में। क्या बात हो रही है? रामेश्वर नहाने चला गया, अभी नहीं, चाय पानी हो गया, रामेश्वर नहाने चला गया। अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है, दूसरा बच्चा होने वाला है। इसलिए रमा घर में आई थी ताकि अपने पहले बेटू को अम्मा के पास छोड़ कर जाए, क्योंकि दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद अपने दूसरे बच्चे को देखभाल करती या बेटू को, कोई एक ही बच्चे की देखभाल कर पाती, इसलिए बेटू को छोड़ने के लिए आई थी। बहू ने झेपते हुए उत्तर दिया। मेरे बच्चों, यहाँ एक बात आएगी याद रखने वाली, जिसका बुढ़िया माँ ने गलत अर्थ लगाया था। यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो। रमा को डर था कि कहीं बेटू को रखने से अम्मा मना न कर दे, लेकिन रमा नहीं जानती थी, बूढ़ी अम्मा भी तो चाहती थी कि बेटू को छोड़ जाए। बिन मांगे बूढ़ी अम्मा की मिराद पूरी हो गई। वो अकेला घर में रहती थी, एकांकी जीवन उसको बहुत काटता था। अब बेटू हो जाता तो उसका मन बह जाता। अम्मा, याद रखना मेरे बच्चों, सेंटेंस पर, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। इस बार कहा, इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। शी डिडंट से, रमा ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा बेटू आपका हुआ, ये नहीं कहा। उसने ये कहा, अम्मा इस बार बेटू आपके पास ही रहेगा। इस बार ओनली फॉर द शॉर्ट पीरियड, फॉर 2-3 years। इस बार बेटू आपके पास ही रहेगा। अम्मा ने क्या अर्थ लगाया, आगे देख।
जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से मिला लीजिए। मैं तो इसके मारे परेशानी रहती थी, दो को मैं कैसे संभालती। अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी, मानो उसके कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कर रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? भगवान, तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। तुम बहुत बड़ भागी हो। आशीर्वाद देने लगी बुढ़िया माँ रमा को। तूने इस सुने घर में, मेरे इस सुने घर में एक बच्चा रहेगा, मेरा तो जीवन सफल हो गया। फिर एकाएक रो पड़ी, तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बम्बई मैंने भेज दिया था। रमेश्वर के बिना यह घर तो श्मशान जैसा लगता था। वे ठहरे रमेश्वर के पिताजी साधु संत। मेरे बच्चों, वे ठहरे साधु संत। दिन दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं अकेली पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा बेटा ही दे, क्योंकि एक बेटा और समझी कि मेरे लिए दे दी, इसीलिए आशीर्वाद दे रही है। ईश्वर से कामना करिए, प्रार्थना करिए, हे प्रभु मेरी बहू रमा को दूसरी संतान बेटा ही देना, बेटा ही देना। और वास्तव में बुढ़िया माँ का आशीर्वाद सत्संग। मेरे बच्चों, तुम उसे पाल लेना, मैं समझूंगी तुमने मेरा रामेश्वर मुझे लौटा दिया। पर देखो, अपनी बात से मुड़ना नहीं। वो समझ गए कि फर्क केवल इतना ही कहा था। फिर से मेरे बच्चों कि अम्मा इस बार बेटू आपके पास ही रहेगा, इस बार याद रखो। जबकि बूढ़ी अम्मा ने समझा कि बेटू को उसके पास ही छोड़ने की बात करेंगे, वही है। इसलिए करिए कि देखो रमा, अपने जो बात कही हो उस बात से मुड़ना नहीं, मुकरना नहीं। तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा एक अंगीठी जरा उसके इधर रख दो। मुंबई में रखकर तो सर्दी सहने की आदत नहीं रही। मुंबई में सर्दी नहीं पड़ती, यहाँ तो नहाते ही जैसे मैं जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो, सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिया की भी तो कोई तकलीफ रहती है, ऐसे कैसे चलेगा? देखकर पूछ रहा, अरे बेटा था, भेज देता तो अम्मा को कोई तकलीफ होती? अम्मा कहाँ जाएगी खरीदने के लिए? न हो तो बनवा लो कपड़े, तो रुपये मैं दे दूंगा। लो, घुटने के दर्द से जो माँ चल नहीं पाती थी, पैसा देने की बात कर रहा है कि कपड़ा बनवा लेना, गर्म कपड़ा खरीद लेना। यदि सच्चा बेटा होता तो खाने से पहले नहा लिया था, बाजार जाता, गर्म कपड़े लाकर माँ को देता। नर्मदा जो कहती थी कि बूढ़ी अम्मा का पुत्र रमेश्वर, वो अपने माँ के लिए उतना नहीं सोचता, एकदम सही था। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, अब मेरे पास रहेगा। बहू ने कहा था इस बार आपके पास रहेगा। अम्मा कह रही है बेटू अब मेरे पास रहेगा। ध्यान देना, शब्द का अंतर, उसके अर्थ का अंतर। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की होगी। आज से बेटू मेरा होगा। अरे हम भी तो तुम्हारे हैं। रमेश्वर बेटा था, अरे माँ मैं भी तो तुम्हारा ही बेटा हूँ। बोलो नहीं है? प्रयास के स्वर में रमेश्वर, हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरे बेटे हो, मेरे नहीं तो और किसके हो। पर बेटू आज से मेरे पास ही रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियाँ लेकर आए। अम्मा बोली, सुनते हो जी, मेरे घर में सबको बताई, पड़ोस में बताई, सबको बताई। बूढ़ी अम्मा ने सबको सूचित कर दिया। क्यों? क्योंकि जब रमा अपने बेटी को ले जाने की बात कहेगी, गांव के लोग उसे नहीं ले जाने देंगे।
रमा को शर्मिंदगी महसूस होगी और नहीं ले जाते। इसीलिए बात को इतना फैला देना चाहते थे कि रमा अपनी कही हुई बात से न मुकरे, न इनकार करे। सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अपनी अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी। फिर पहले बच्चे को भी तो यहाँ दादी, पहले बच्चे पर दादी का भी तो हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई और वे उठने बैठने में भी जरा भी तकलीफ महसूस नहीं करती थी। दोपहर को नर्मदा से भी अम्मा ने कहा, बोल के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो बच्चे कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसे तकलीफ भला। ऐसे समय पर घर के लोग ही काम ना आएंगे तो कौन आएंगे भला। इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे बुढ़िया अम्मा ने यही खबर दी कि आज से बेटू मेरे पास रहेगा। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि किसी कारण यदि बहू का मन बदल जाए तब भी अपने बेटू को न ले जा सके, तो शर्म के मारे वो अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन, अब देखो पोता मिल गया, होल डे पूरे दिन बूढ़ी अम्मा जो चीज में जान नहीं थी, घुटने परेशान करते थे, कोनी परेशान करते थे, फिर भी अपने बेटे को 3 साल के बेटे को गोदी में लिए चारों तरफ घूमती थी। उसे दर्द का एहसास नहीं होता। ये होता है मेरे बच्चों अपने पोते के प्रति प्यार। ध्यान देना, अम्मा सारा दिन बेटू को खिलाने में, उसकी नून राई करने में बीतता, उसकी नज़र उतारने में। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से दिख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। बेटू को लेकर वह शिथिल और नीरस जीवन में, बेटू को लेकर जो पहले बूढ़ी अम्मा के जीवन शिथिल और नीरस जीवन था, एक नए उत्साह का संचार हो गया था। वह बुढ़ापे को भूल गई थी, अपने दर्द को भूल गई थी, अपने अकेलापन को भूल गई थी। उसके जीवन में नया उत्साह आ गया। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ वे अपने शरीर का बोझ नहीं संभाल पाती थी और वो कहाँ बेटू को अपने गोदी में लाने फिरती थी। शाम को उसके साथ आँख मिचौली खेलती थी, आँख मिचौली हाइड एंड सीक। बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती रहती थी। बेटू के साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर उसकी जरा भी उन्हें चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उन्हें लादे फिरती हो, यूं ही तुम्हारा घुटनों में दर्द रहता है। वो बिगड़ पड़ी, अम्मा रामेश्वर पर ही बिगड़ पड़ी। कैसी बात करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े। फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया तूने। मेरे पोते पर नजर मत लगाना। माँ बाप की नजर बेटे पर ज्यादा लगती है। बच्चों को तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर ध्यान देते चलना, परवरिश का अंतर। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, उसके बाद सबको शीशी की सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए नया काम था, टोटली न्यू वर्क। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाल पोस कर बड़ा किया था। जब भी रामेश्वर भूख से रोता तुरंत रामेश्वर को अपना दूध पिला देती थी। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है मेरे बच्चे। ये पीढ़ियों की अंतर की सोच है। यह बात उसके लिए एकदम नहीं थी। 2 साल तक उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, 2 साल तक। इसके बाद गिलास से पिलाती थी, यह शीशी गिलास से दूध पिलाती थी। यह शीशी पहले नहीं था, शीशी का नखरा लगाने में था ही नहीं पहले, और होगा भी तो शहरों में था, देहात में नहीं था। पर अम्मा में बड़ी लगन और तत्परता से जीत करके औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहाँ टंगी थी,
उतरवा कर अम्मा ने अपने घर में टंगवाया, घड़ी देखना सीखा। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व नहीं था, न पति को दफ्तर जाना पड़ता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर एकाएक उन्हें घड़ी देखने की आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि समय पर बेटू को बोतल से दूध पिलाना था। यह तो उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्हें जो याद किए वो कभी नहीं भूली। शुरू में उन्हें बड़ा अटपटा लगा, पर वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बुरा हाथ अक्सर कांप जाया करता था, वह दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू, जरा हाथ कांप जाता है, कांप गया था। फिर शीशी का मुंह भी तो ठीक कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा था, मानो कह रही हो कि मेरी छोटी सी गलती के लिए बहू बेटू को मुझसे अलग मत करना। 20 दिन बाद बहू आई थी, थोड़ा मैके भी जाती, उसके बाद बॉम्बे लौटते। 20 दिन बाद वो अपने मैके गई, बेटू को बूढ़ी अम्मा के पास छोड़ गई। वास्तव में जब वो मैके गई, बेटू भी माँ के साथ जाने की जिद नहीं किया। वहाँ से लौटी, देखो यहाँ 20 दिन बाद वो अपने माँ के घर प्रयाण किया। बेटू ने जाने की जिद न की और रोया भी नहीं। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम प्यार दुलार में रहना, कोई बंधन नहीं, कोई अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। माँ हमेशा डांटती थी, दादी कभी डांटती नहीं थी, इसलिए बेटू दादी के पास रह गया। बहुत चली गई। अम्मा ने निश्चिंतता की सांस ली। मैके से लौटने के बाद रमेश और रमा दोनों मुंबई चले गए। माँ खुश, बुढ़िया माँ खुश हो, बेटू को नहीं ले गई। महीना बीतते कुछ महीने बाद खबर आई, बहू को दूसरा लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर जैसे एक भारी बोझ पड़ा था कि उसके बेटे को मैं ली हूँ, वो बोझ हट गया। उसने ईश्वर को धन्यवाद किया, हे प्रभु, मेरे बहू को दूसरी संतान बेटा दिया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद उनके मन में छुपा करता था, वो भी निकल गया। बेटू अब सोचने लगी, बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसके दिल में पूरी तरह से जम गई। जाने से पहले ध्यान देते समय, इस प्रसंग के साथ मैं खत्म करूंगा। जाने से पहले तीसरे पीरियड में मेरे बच्चों ये कहानी खत्म होगी। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा जी और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, कोई आता उसे कहती, अम्मा के पीछे तो रामेश्वर पागल बना रहता है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे, लाख मना करती हूँ। पागल ने एक बात नहीं मानी। इस बुढ़ापे में मैं छपी हुई साड़ियाँ, कलरफुल साड़ियाँ कैसे पहनूंगी? पर वो क्यों सुनने लगा। उसकी झुर्री भरे चेहरे पर चमक आ जाती। वे आंखें मूंदकर अपने बेटे की चिराई होने की कामना करती। जब रमेश्वर के जाने का समय आया, बुढ़िया माँ ने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियाँ लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3 बरस बाद आने वाली बात अब नहीं चलेगी बेटा, है ना। साल में कम से कम एक बार जरूर आया करो। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती बेटा, कब क्या हो जाए मैं नहीं जानती। किसी दिन आंखें मूंदी रह जाएगी तो तू भी, तेरे सूरत देखने के लिए मैं भी तरस जाऊंगी, तुम भी तरस जाएगा। सो कम से कम इस बुढ़िया माँ को याद करते हुए साल में एक बार जरूर आ जाना। पर आगे की बात वो नहीं कर सकी, रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को
तब तक देखती रही जब तक तागा आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपने छाती से लिपटा लिया। दूसरे साल, यही मैं खत्म करूंगा मेरे बच्चों, दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया। कहकर गया था इस साल में आऊंगा, फिर भी वो नहीं है। रामेश्वर नहीं आया, रमा आया। रमा आई, वो भी अपने बेटे को देखने, केवल रमा आई शायद बेटू को देखने, पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठटका। बेटू की आदत पहले से बहुत बिगड़ गई थी। बुढ़िया माँ ने उसका स्कूल में भी दाखिला नहीं कराया था। दिन भर वह बुढ़िया माँ की उंगली पकड़कर घूमता रहता था। जिस बेटू को वो छोड़ गई थी, जिसे वो अब देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। बात बात में उसकी जीत देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना भी वह दादी माँ के हाथ से ही खाता और सारा दिन घूमता रहता। रात में सोता तो दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब दादी माँ उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक वो नहीं सोता। इसी के लिए तो दादी माँ पोते को चाहती थी। मेरे बच्चों, सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उसे पीछे पीछे घुमा करता, और शाम को गली मोहल्ले के गंदे बच्चों के साथ खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि अब पढ़ी लिखी सभी लड़की का बच्चा है। घर के सामने जो कोई भी फेरी वाला निकलता, उसे बेटू कुछ न कुछ खरीदवाता, न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता, और मचल मचल कर सारे घर में लौटता। ये बुढ़िया माँ के प्यार का परिणाम था मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तीसरे पीरियड में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा। मेरे बच्चों, इस कहानी को पढ़ लेना ताकि ये पूरी बात तुम्हारे समझ में आ सके। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों। थैंक यू।